सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं रंगमंच और फिल्म अभिनेता सत्यन कपूर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। सत्यन जी, विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती आकर यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए? भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वर्षों पहले मैं यहाँ ड्रामा किया करता था, यहाँ के नाटक में हिस्सा लिया करता था, और वो पुरानी बातें ताज़ा हो गई आज मेरे सामने। सत्यन जी, ड्रामे की आपने बात की, नाटकों की बात की, तो ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से उस जमाने में चलते हैं, वहाँ की यादें टटोलिए और हमें ये बताइए कि कैसे थे वो दिन जब आपने ड्रामा करना शुरू किया था। ऐसा है कि जहाँ मैं पढ़ता था, बहुत छोटा था, 6 या 7 वर्ष का, उस जगह का नाम था गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जो आज हरियाणा में है। वहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की और वहाँ हमारे जो बड़ी क्लासेस के लड़के थे वो ड्रामा किया करते थे महाभारत का, महाभारत पे आधारित। तो वो देखा करता था और बड़ा अच्छा लगता था कि भाई ये जिंदगी कुछ अलग है, ये लोग बहुत ऊपर उठ के हैं। तो वहाँ से मुझे ड्रामों का शौक लगा जी। फिर भाई उसके बाद मैं बम्बई चला आया। वो दौर था आज़ादी का दौर जी। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले एक फिल्म देखी, अशोक कुमार जी जिसमें थे, किस्मत जी। और वहां से मुझे कुछ ये जिंदगी बिल्कुल ही अलग लगी फिल्मी पर्दे की। मैंने कहा ये फिल्में कैसी बनती होगी, कैसे चलते होंगे ये तस्वीरों को लेकर के। खैर, और उसके बाद मैंने देखा पृथ्वी थिएटर का ड्रामा दीवार। वो जिंदगी जब मैंने देखी थिएटर की, मतलब दीवार देखा, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं यार, अब तो मैं अभिनय ही करूंगा थिएटर के द्वारा, क्योंकि फिल्मों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, वो कैसे चलते हैं, ये लोग पर्दे पे लोग कैसे कर लेते हैं। तो वहां से मुझे ड्रामे का शौक लगा। सत्यन जी, आपने बताया कि वो दौर आज़ादी का दौर था जब आप बम्बई आए थे। जी हाँ। तो कैसे बम्बई आना हुआ और बम्बई ही आप क्यों आए थे, ये बताइए। भाई ऐसा है कि बम्बई में मैं पैदा हुआ था, फादर यहीं थे, उनका कारोबार था। तो वहां से मैं आया अपने परिवार में, और यहाँ आने के बाद जो मैंने वातावरण देखा तो मैं उसमें खोता सा चला गया। मैंने कहा नहीं भाई, अब तो यही जिंदगी है। तो जब मैंने पिक्चर देखी, हाँ वो किस्मत, मैं ये चाहूंगा कि अगर उस फिल्म का एक गाना आप सुना दें जिसके बोल हैं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि आजादी के दिन थे वो जी। तो वो मैं गाना अपने श्रोताओं को जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको मैं सुनाना चाहूंगा। चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ
हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। सत्येन जी, आपसे बातें शुरू हुई तो आपने बताया कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में आपका बचपन बीता था। जी हाँ। तो जरा बचपन के बारे में, बचपन की शरारतों के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में हमें कुछ बताइए। जहां तक कुरुक्षेत्र, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का सवाल है, वहां पर हम 300 बच्चे एक साथ सोते थे। तख्त मिले हुए थे सोने के लिए, और सुबह 4 बजे वहां के हमारे जो गुरु थे वो हमें उठा दिया करते थे। और उठाना भी कैसा कि वो सिर्फ 3 बार तालियां बजाएंगे, वो 250-300 बच्चा जो तख्तों पे सोया हुआ है वो उठ जाएगा। उसके बाद फिर वही जंगल जाना, फारिग होना, और वही सुबह 4:30 बजे ठंडे पानी से, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, नहाना। फिर उसके बाद में हवन पूजा, व्यायाम, देन क्लासेस। और वो तो पूरा एक तरह का चारों तरफ से जैसे जेल होती है। आप बाहर नहीं जा सकते, कोई आपको मिलने आएगा तो आपको मेन गेट पे जैसे कैदी को लेके आते हैं, लेकिन ये नहीं कि वहाँ कैद थी ना, क्योंकि डिसिप्लिन भी था। तो इस तरह से वहाँ से हमारा जीवन गुजरा। उसके बाद जब बम्बई आया तो यहाँ का वातावरण और भी अजीब। तो नई दुनिया, नई जिंदगी देखने को मिली जिसमें मैं खोता सा चला गया। सत्येन कपूर साहब, आपने वो जमाना और वो संस्कृति जी है जो गुरुकुल में होती थी। यानी कि एक अनुशासन होता था और एक तरह से बड़ों का बहुत सम्मान करना, और पूरी चीज एक निश्चित पद्धति में पूरा जीवन, पूरा दिन होता था। जी जी जी। तो वो जिंदगी और आज जो हमारे नई पीढ़ी के लोग, हमारे स्टूडेंट्स जो जिंदगी जी रहे हैं, उन दोनों का फर्क आप देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है। वहां देखिए, हमारे सर पे एक बाल नहीं था सिवा चोटी के। जी। पहनने के लिए चप्पल नहीं थी सिवा खड़ाऊं के, और सोने के लिए कोई गद्दे नहीं थे, सिर्फ तख्त और एक दरी और एक चद्दर और एक तौलिया। कपड़े भी सब खादी के। तो वो जिंदगी और आज की जो यहाँ की शहरी जिंदगी, बहुत फर्क है। सोच में भी फर्क है, उठने बैठने में भी फर्क है, तहजीब में फर्क है। तो बहुत अंतर है उसमें आज में।
जब आप बम्बई आए तो आपके पास एक पूरा अपने बैकग्राउंड के रूप में, अपनी पृष्ठभूमि के रूप में एक पूरी संस्कृति थी आपके पास, जो आपने जी हुई थी वहाँ पानीपत में या कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ से एकदम से आपको लगा कि बम्बई में जो सभ्यता है वो एकदम दूसरी है। बिल्कुल। यहाँ आके आपको बड़ा अजीब लगा होगा। उसके बाद आपने यहाँ शुरुआत में क्या करना चाहा? भाई शुरुआत में देखिए कि सन 50 में मैंने पहला नाटक किया जी, और वो ड्रामा करने के बाद जब शो खत्म हुआ, या जिस वक्त मैं वो अभिनय कर रहा था बूढ़े का उस उम्र में, तो लोगों की जो तालियां मुझे मिली थी, जो आज तक मेरे जहन में गूंज रही हैं, जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं, और जिन्होंने मुझे अपने आप में विश्वास दिलाया, तो मैं चाहता हूं कि अगर यदि आप एक गाना मेरे कहे अनुसार बजा दें जी, तो बड़ी कृपा होगी। वो गाना है अंकुश फिल्म का, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलिए सुनते हैं यही गाना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दुश्मनी से हम सदा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सत्येन जी, आपने थिएटर किया है, तो थिएटर की जिंदगी कैसी थी आपकी?
भाई मैंने जैसा आपसे कहा कि 50 में, सन 1950 में मैंने पहला ड्रामा किया जी। और 3 वर्ष तक मैं बस जैसे ये आपके फंक्शन होते हैं, गणपति उत्सव होते हैं या नवरात्रि होते हैं, उनमें इधर उधर मैं हिस्सा लेता रहा। उसके बाद मैंने सन 53 में इप्टा जी, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन जी, मैं वहां का मेंबर बन गया। मुझसे पहले बलराज साहनी थे, वहां पर शंकर शैलेंद्र थे, सलील चौधरी उसमें थे, बिमल रॉय थे। तो बड़ा अच्छा वातावरण लगा वहां का। तो वो मैंने जब ज्वाइन किया और पहले नाटक मैंने एक दूध वाले जो भैया जिसे कहते हैं हम, उसकी भूमिका निभाई थी मैंने थिएटर के टाइम पे सन 54 में। बिमल रॉय जी आए थे ड्रामा देखने, जिसके लिए मुझे उन्होंने बुलाया नौकरी पिक्चर में एक सीन के लिए। सीन था उसमें एक ड्रामा देखने के बाद। तो वहां से मेरा विश्वास और बढ़ा कि मैंने कहा भाई चलो ठीक है, इतनी बड़ी हस्ती ने मुझे ड्रामा देखने के बाद बुलाया। तो मैं करता चला गया थिएटर में मैंने कम से कम 8 या 9 फुल लेंथ प्ले किए जी, और 1 एक्ट प्लेस किए काफी। हमारे मित्र संजीव कुमार सन 58 में उनको मैं लेके आया थिएटर में। एक अच्छी जिंदगी गुजरी वो दौर जहां सीखने को मिला। ऋत्विक घटक जैसे डायरेक्टर के अंडर में मैंने 2 ड्रामे किए जी, जहां से हमें आवाज के विषय में बहुत कुछ समझने को मिला। तो इस तरह से जिंदगी हमारी थिएटर में चलती चली गई। हाँ, पैसे नहीं मिलते थे हमें एक भी, तो घर वाले हमें नाकारा समझते थे, तो सब नाराज थे, लेकिन मैं करता चला गया, किसी की नहीं सुनी। वही है ना कि ध्यान मेरा एक तरफ रहा। वो दौर था मेरा थिएटर का। सत्येन जी, जैसा कि आपने बताया कि थिएटर में आपको देखा बिमल रॉय साहब ने और उसके बाद नौकरी फिल्म के लिए आपको बुलाया। जी हाँ। तो फिर धीरे धीरे फिल्मों की तरफ आप कैसे मुड़ गए? चूंकि देखिए, एक तो जो मुझे लगन थी थिएटर की, पहली बार कैमरा देखते में घबरा के मैंने किसके सामने अभिनय करूंगा, ये तो जरा डब्बा सा है मेरे सामने रखा हुआ, क्या है ये। खैर वो मैं जैसे कैसे, क्योंकि सीन था पूरा, मैं करके चला आया, लेकिन थिएटर नहीं छोड़ा मैंने। मैं फिल्मों में नहीं, मुझे कुछ वातावरण वहां का अलग लगता था। अलग क्या कि जैसे कुछ बड़ा बनावटीपन सा, डरता था मैं उससे। तो बिमल रॉय के यहाँ से मैंने की। उसके बाद उन्होंने मुझे बंदनी के लिए बुलाया, वो उनके जाता था, फिर अपना थिएटर करता रहता था मैं। फिर उन्होंने काबली वाला के लिए मुझे बुलाया। फिर उसके बाद फौरन ही जवानी दीवानी के लिए मुझे बुलाया रमेश बहल ने जी, जिसके डायरेक्टर थे नरेंद्र बेदी। और उसी दौर में फौरन ही मुझे मिल गई पिक्चर सीता गीता। रमेश सिप्पी उसके डायरेक्टर थे। तो वो जो दौर शुरू हुआ मेरा, तो मैं फिल्मों में बिजी होता चला गया। कभी थिएटर की याद आपको नहीं सताती? नहीं सताती। क्यों नहीं सताती मैं आपको बताऊं। 18 साल मैंने जवानी के वहां दिए अपने, और कभी पीछे नहीं हटा, ना परेशान हुआ ना हैरान हुआ। हताशा आई थी, लेकिन मुझे वो फिराक साहब की 4 लाइनें याद आ गई, जिनको मैं अक्सर दोहराता था। उठो भी कि अब दिन हैं बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले। क्या बात है, क्या बात। दीपक के लिए हट है पतंगे न कर, बेआग भी जल जाते हैं जलने वाले। क्या बात है साहब। तो ऐसे ख्यालों को लेकर मैं चला हूं जीवन में जी। और मैंने हताशा जो आ रही थी, इन्हीं सोचों के द्वारा मैंने उस हताशा को अपने से अलग किया। सत्येन साहब, अब कोई गाना हो जाए अपने श्रोताओं के लिए। हाँ देखिए, बस मैं चाहूंगा कि वही एक विधाता का जो गाना है, हाथों की चंद लकीरों का, वो सुनवा दीजिए आप। लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा। तकदीर है
जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक हूँ तदबीरों का मैं आशिक हूँ तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का तिरचितम तितम तारिचितम तितम तिरचितम तितम तारिचितम तितम तिरचितम तारिचितम तिरचितम तारिचिता तारारारारारा अपनी तकदीर से कौन लड़े पनघट पे प्यासे लोग खड़े अपनी तकदीर से कौन लड़े पनघट पे प्यासे लोग खड़े ओ मुझको करने हैं काम बड़े ओ यारा काम बड़े ओ लाले काम बड़े है शौक तुझे तकरीरों का है शौक तुझे तकरीरों का मैं आशिक हूँ तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का किस्मत का मैं बंदा अपनी हिम्मत का मैं मालिक अपनी किस्मत का मैं बंदा अपनी हिम्मत का ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा दौलत का ओ यारा दौलत का हम भेस बदल के फकीरों का हम भेस बदल के फकीरों का देखेंगे खेल तकदीरों का तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक हूँ तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का लरम तम तम लरम तम तम लरलरलरलरा। सत्येंद्र कपूर साहब, थिएटर में आपने बहुत काम किया है और जैसा कि आपने बताया कि 18 साल आपने अपने वहां दिए, तो थिएटर से क्या कुछ आपने सीखा जो बाद में चल के फिल्मों में अभी तक काम आया और आ रहा है? सबसे बड़ी चीज तो मैंने वहां ये सीखी कि खड़ा होना एक कलाकार को जी, उसका शारीरिक ढांचा जो है, हम उसको अंग्रेजी में शायद बॉडी लाइन भी कहते हैं जी, तो वो आप कैसे अपने आप अपने शरीर को काबू में रखें, क्योंकि आज तो कैमरा बहुत पास आ गया आपके। उस वक्त थिएटर में कैमरा नहीं होता था, थिएटर में पूरा आपका शरीर है, आपको कैसे पब्लिक को बताना है या कैसे उनकी समझ में आपकी बात आए, उस तरह से आपको शरीर का इस्तेमाल करना, चलना, मूवमेंट लेना। तो सबसे बड़ी चीज तो मैंने वहां यह सीखी कि खड़े होने की तमीज किसे कहते हैं जी। वरना लोगों में आज तो खैर हमारे पास बहुत बड़ा मीडिया आ गया है, ये दूरदर्शन का, लेकिन उस वक्त ये तमाम चीजें नहीं थी कि आप अपने आप को देख सकें। तो वो ये मैंने सीखा, बोलना सीखा, क्योंकि बचपन में मैं बहुत हकलाता था, ये बताऊं मैं आपको। अच्छा। हाँ, मैं ही नहीं, हमारे बहुत से कलाकार, बड़े बड़े कलाकार, बल्ला साहनी तक, वो भी हकलाते थे। तो जब तक आपका दिमाग और आपकी जुबान एक साथ नहीं चलेंगी, तब तक शब्द नहीं निकलेंगे सही ढंग से।
दोनों का मेल करके, जबान का और सोच का, जी, तब आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो वो चीज मेरे में कमी थी बहुत, बोलने की, मतलब ये हकला जाता था मैं। तो मैंने वहां उस पर काबू किया, बोलना सीखा मैंने थिएटर से। जी। सत्येंद्र कपूर साहब, आपने बहुत सारे बड़े नामी कलाकारों के साथ काम किया और आपके बड़े सीनियर आर्टिस्ट भी उस जमाने में रहे होंगे जिनसे आपने प्रेरणा ली होगी। तो जरा ये बताइए कि आपके लिए अभिनय के क्षेत्र में कौन लोग थे जो प्रेरणा स्रोत रहे? भाई, पहले तो आज तक मेरे ऊपर छाप है अशोक कुमार जी की, जिनसे मैंने प्रेरणा ली। दूसरे मेरे सामने हैं पृथ्वीराज कपूर साहब। उस वक्त थिएटर के दिनों में आपने उनको थिएटर पर भी अभिनय करते देखा होगा, तो उनसे प्रेरणा मिली मुझे। तीसरे मोतीलाल जी, उनका अभिनय आज भी मैं कभी देखता हूं, दूरदर्शन के ऊपर जो फिल्में आती हैं उनमें, तो आज भी मैं देख करके मैं कहता हूं वाह क्या बात है। और उसके साथ ही थे याकूब साहब जी, बहुत बड़े एक्टर थे उस वक्त, जो विलन भी करते थे, कॉमेडी भी करते थे। उसके बाद मेरे सामने है बलराज साहनी साहब, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और जिनसे बहुत प्रेरणा मिली मुझे। इनमें से किस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा कुछ सीखने को मिला, और जो कुछ सीखने को मिला वो क्या था? भाई देखिए, मोतीलाल जी का एक तो बोलने का ढंग बड़ा नेचुरल था, बहुत नेचुरल। तो ऐसा लगता था जैसे ये एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं, इनकी खुद की जिंदगी हमारे सामने आ रही है। और दादा मुनि जो हैं हमारे अशोक कुमार जी, वो भी बड़े एक अपने ढंग से नेचुरल वे में जो बात करते थे, मुझे बड़ा प्रभावित किया उन्होंने। फिजिकल उनका जो हाथ पैर यूज करना है, वो बड़ा अच्छा लगता था। तो ये चीजें थी। और पृथ्वीराज जी से मैंने सीखा संतुलित बॉडी जी, कैसे अपने आप को जब्त रखना शरीर पर जी, ये मैंने पृथ्वीराज जी से सीखा। तो अलग अलग चीजें हैं हर अभिनेता की अपनी अपनी। इस बीच एक बात और हमारे दिमाग में आ रही है कि ये जो एक्टिंग है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह होती है या फिर अपने आप को तैयार करने में बहुत होमवर्क करना पड़ता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। होमवर्क वाली बात जो है ये थिएटर में थी मेरे साथ जी। करेक्टर को ढूंढना जो आप करने जा रहे हैं, उसकी जिंदगी की बारीकियों को समझना, वो उस वक्त था जो हम तलाश किया करते थे करेक्टर सड़कों पे या किताबों में, जो हम लाते थे, ढूंढते थे और करेक्टर करते थे। लेकिन जब फिल्मों में आए तो यहां समय ही नहीं है आपके पास, क्योंकि साहब हीरो आया 1.5 घंटे में जाना है। ये दशा, जहां हम थिएटर में 3-3 महीने एक ड्रामे की रिहर्सल को लगाते थे, वहां 1.5 घंटे में वो आपको सीन दे दिया गया होकर के तैयार होकर के आपको फौरन करना है। तो यहां होमवर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता जी, क्योंकि कहानी सिर्फ हीरो हीरोइन के अलावा या डायरेक्टर के अलावा किसी को, करेक्टर एक्टरों को बहुत कम मालूम रहती है जी। आपको भाई ये कहानी की ये आउटलाइन है भाई, और आप इसमें जो है ना अमिताभ के बाप का रोल कर रहे हैं बस। अब पूरा तो हमें कहानी मालूम नहीं है। तो ठीक है, जैसे हम सेट पे गए जी, ये लाइन है आपके, सीन लीजिए, बोल दीजिए आप जी। और लेकिन जल्दी कीजिए साहब, क्योंकि वो जितेंद्र साहब को या फलाने साहब को या अमिताभ जी को जल्दी जाना है जी। अब उस 1.5 घंटे के अंदर हम क्या क्रिएटिव वर्क करेंगे? लेकिन चूंकि हमने ये सब थिएटर में सीखा था जी। स्क्रीन पे एक्टर कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ डायरेक्टर होता है जी। सिर्फ डायरेक्टर। जहां से चाहे आपको काट के फेंक दे, कैंची उसके हाथ में है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। दिया जाए जो कि हमारी दीवानगी से भी वास्ता रखता है, हम आपके हैं कौन का गाना कि दीदी तेरा देवर दीवाना है। चलिए सुनते हैं।
दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। धंधा है ये उसका पुराना, और धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। मैं बोली के लाना तू इमली का दाना, मगर वो छुआरे ले आया दीवाना। मैं बोली के मचले है दिल मेरा हाय, वो खरबूजा लाया जो नींबू मंगाए। पगला है कोई उसको बताना, हर पगला है कोई उसको बताना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। होय 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 दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। मैं बोली के लाना तू मिट्टी पहाड़ी, मगर वो बताशे ले आया नाड़ी। मैं बोली थी ला दे मुझे तू खटाई, वो बाजार से लेके आया मिठाई। मुश्किल है यो मुझको फसाना, मुश्किल है यो मुझको फसाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। उई माँ दीदी तेरा देवर दीवाना,
भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हमारे मेहमान हैं रंगमंच और फिल्म अभिनेता सत्यन कप्पू। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। सत्यन जी, फिल्म जवानी दीवानी में जो आपका रोल था वो बड़ा मशहूर हुआ था, जरा उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो मैं आज रोटी खा रहा हूं वो उसी जवानी दीवानी पिक्चर की वजह से है। और उसमें एक सीन तो मेरा बहुत ही हिट हुआ था जिसमें 3 बाप बन के एक ही जगह पे लोग आ जाते हैं, और वो सीन था रणधीर कपूर, मैं, इफ्तिकार भाई जी, उनके साथ में वो रोल था मेरा, और बड़ा मजा आया। और वहां से मुझे शोहरत मिली। हुआ ये कि बाहर सब लोग मुझे मामा जी नाम से पुकारने लगे। बल्कि यहां तक कि आज भी कुछ एक्टर जो उस फिल्म में थे मुझे मामा ही कहते हैं। तो ये जो देन है मुझे आज, ये उसी पिक्चर की वजह से है। हालांकि हिट उस वक्त कटी पतंग भी हुई थी, सीता गीता भी हुई थी जिसमें मैं हेमा जी का चाचा बना था जी। तीनों पिक्चरें उस वक्त हिट हुई, लेकिन मुझे जो ज्यादा नाम मिला वो जवानी दीवानी से मिला। जगत मामा बन गए हम। तो जगत मामा जी, मेरा मतलब है सत्यन जी, इस फिल्म का एक गाना सुनते हैं। जवानी दीवानी का गाना है जाने जा ढूंढता फिर रहा। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको
सत्येंद्र जी, अब धीरे धीरे अभिनय की जो श्रृंखला थी वो तो शुरू हो गई थी और उसका विस्तार यहाँ अभी आज तक चला आ रहा है और इस बीच सैटेलाइट चैनल्स आए हैं और दृश्य माध्यम का काफी विस्तार हो गया है। जी हाँ। तो अब तो अभिनय की बहुत संभावनाएं हो गई हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल सच कहा आपने कि आज मुझे यदि कोई अच्छा सीरियल मिलता है, जैसे मैंने सिद्धार्थ का एक किया था बावाजी का बाइस्कोप, 13 मैंने उसके एपिसोड किए थे, पारसी का कैरेक्टर था उसमें, तो मुझे फिल्म से ज्यादा वहां करने में मजा आया और सीरियल में बड़ा यानी रिलैक्स होकर काम कर सकता हूं ऐसा मुझे लगा। फिल्मों में नहीं, फिल्मों में वही 1.5 घंटे वाली बात आती है जी, 1.5 घंटे में तैयार करो भाग जाओ, वो यहां नहीं होता। यहां मजा आता है और मजा लेके हम सीरियलों में काम कर सकते हैं, ऐसी मेरी सोच है। और आज से आज आप देखिए भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मों में काम नहीं पा सके और यहां उनको सफलता मिली, और या वो कलाकार जो फिल्मों में शुरू हो रहे थे वो यहां सीरियलों में आ गए तो उनको इतनी सफलता मिली कि अब वो फिल्मों में जाना ही नहीं चाहते। जी, ये भी एक बात है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां ठीक है धन में आपको मिल जाएगा लेकिन आत्मा की जो संतुष्टि है वो नहीं मिलेगी आपको। यहां एक रिस्पेक्ट है आपकी, आपको रिलैक्स होकर काम करने का मौका मिलता है। ये अंतर है आज भी फिल्मों में और सीरियल में। सत्येंद्र जी, आपने खलनायक का किरदार भी किया है, चरित्र अभिनय भी किया है, मज़ाहिया रोल भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपकी भूमिकाएं हैं वो गंभीर किस्म की रही हैं। कभी कॉमेडी करने की इच्छा नहीं होती या कॉमेडी करने का जब मौका मिला तो आपने कैसा महसूस किया? जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, ये जी, स्टेज की ट्रेनिंग जो मुझे रही कि हर तरह के रोल करो, तो मैंने आपकी ये क्या कहते हैं कि इसको हाथ की सफाई में कॉमेडी रोल किया। उसके बाद जवानी दीवानी में जो शुरू की मैंने वो भी कॉमेडी रोल था, काफी कॉमेडी की, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ठप्पा लग गया, एक दाढ़ी वाला बुढ़ा बाप चाहिए या एक शरीफ भाई चाहिए बड़ा, क्या सत्यन कपूर को बुला ले चले यार। तो सत्येंद्र जी, आप बताइए कि इस पल जिस वक्त हमारे बहुत सारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई गाना उन्हें सुनाएंगे अपनी पसंद का, क्या सुनवाएंगे आप? भाई मैं चाहूंगा कि जो मेरी ही पिक्चर थी दीवार, उसका अगर एक गाना सुनवा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिस गाने के बोल हैं कह दूं तुझे या चुप रहूं। कह दूं तुम्हें हाँ या चुप रहूं ना, दिल में मेरे आज क्या है, क्या है? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए, ठीक है? हाँ, तो तुम बताओ। बताऊं? हाँ, सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना, अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं, नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है।
बताऊं? हाँ। सोचा है ये कि तुम नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु सत्येन जी, चुप तो हम आपको फिलहाल नहीं रहने देंगे जब तक आप हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं। तो अब आप जरा ये बताइए कि आपके शौक क्या हैं अभिनय के अलावा? जब तक चलता रहूं अभिनय करता रहूं, और कोई शौक नहीं है। जब खाली वक्त मिलता है तो उसे कैसे बिताते हैं? खाली वक्त जब मिलता है तो भाई मैं किताबें पढ़ता हूं जी। अपने 2-4 चंद मित्रों के चला जाता हूं, या उनको यहां बुला लेता हूं अपने घर पे, या फिर टेलीफोनों पे अपने उन मित्रों से लगा रहता हूं जो कवि भी हैं, शायर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर वक्त मिलता है नाटक देखने जाते हैं या कहीं टॉकीज में अपनी फिल्म देखते हैं या छोटे पर्दे पर अपने आप को देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? न तो मैं फिल्में देखने जाता हूं बाहर जी, न थिएटर देखने जाता हूं। भाई 40 वर्ष हो गए अभिनय करते हो, क्या अपने आप को देखना है? सत्येन जी, अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताइए। परिवार के विषय में कुछ नहीं भाई, सब ठीक ही हैं। मेरे समझिए कि 4 बच्चे हैं जी। चूंकि उस वक्त मुझे इतनी तमीज नहीं थी। आज तो देखे ना, मैं खुद कहता हूं कि साहब ये क्यों इतना परिवार, किसके लिए? परिवार कम करो भाई, जिसे आप अच्छी शिक्षा दे सको अपने बच्चों को। कि अब आभास हो रहा है, क्योंकि जूते इतने पड़े हैं हमें अपनी जिंदगी में, जूते का मतलब जिम्मेदारियां इतनी झेलनी पड़ी हैं जी, कि अब कहते हैं कि नहीं भाई ये क्या कर रहे हो, अब तुम लोग बच्चों ऐसी गलती मत करना आगे। 1 या 2 बच्चे सीमित हैं, ठीक है। तो यही मुझे परिवार के विषय में, और मैं आपसे क्या कहूं। सत्येन जी, इतनी सारी फिल्में, इतने सारे सीरियल्स, इतना थिएटर कर लेने के बाद भी कभी आपने क्या अपनी जिंदगी में ये सोचा है कि अगर आप अभिनय के क्षेत्र में ना आते तो क्या कर रहे होते? भाई मैं या तो बहुत बड़ा गुंडा होता क्योंकि अपने आप को मैं किसी लायक तो समझता नहीं हूं। तो सबसे सस्ता जो मैंने धंधा अपनाया वो है अभिनय का। प्रतिभा को मैंने पहले अपनी परखा, सोचा, समझा और कूद पड़ा इस समंदर में जी। अगर ये नहीं करता तो सिवा चोरी डकैती के कुछ नहीं करता। भाई मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। कारोबार, बिजनेस मुझे नहीं पता क्या होते हैं इस दुनिया के अंदर। सत्येन जी, जो नई पीढ़ी के लोग हैं और अभिनय के क्षेत्र में आने की इच्छा रखते हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, उनके लिए आप एक सीनियर एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? यदि आप में प्रतिभा है, पहले अपने आप को सोचो, समझो, अपनी शक्ति को पहचानो। क्या इस फील्ड में आप में वो ताकत है आने की? यदि है तो बेशक आइए। भले उसमें आपको बड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं है। अपने आप को लेकिन पहले तौल लीजिए, नाप लीजिए, शक्ति देख लीजिए और आगे बढ़िए। अब अपने श्रोताओं को कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं? 2 आंखें 12 हाथ का एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें हम सब, चाहे वो कलाकार हों, व्यापारी हों, बिजनेसमैन हों, इन शब्दों को जरूर दोहराते होंगे अपने जीवन में। तो वो गाना है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
चले ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम। नीति पर चले और बदी से चले ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। सत्यन जी, पिछले दिनों फिल्म जगत के दो अभिनेता अभिनेत्री, दो बड़ी हस्तियां हमसे जुदा हो गई, ओम प्रकाश साहब और अभिनेत्री ललिता पवार जी। इनसे जुड़ी हुई कोई यादें हों आपके साथ, या इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में मैं कहूंगा कि ओम प्रकाश जी एक दाता थे। दाता, दाता का मतलब यह है कि जिसने अपने जीवन की पूरी प्रतिभा दर्शकों के लिए दान कर दी, उनको दी। ये भी एक प्रकार का दाता ही है। दूसरा यूं कि वो जिन साथियों में रहते थे हमेशा उनकी वो मदद करते रहते थे, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या उनकी कोई पारिवारिक परेशानी है उसको भी नजर में रखते हुए वो उनका साथ दिया करते थे। तो वो व्यक्ति कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंसान भी था। ललिता बाई के साथ मुझे ज्यादा काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन वो एक बहुत महान कलाकार थी, ये भी सत्य है। सत्यन जी, आप विविध भारती पहले भी आए थे और उस वक्त आप अभिनय करने आया करते थे। आज दोबारा आप स्टूडियो में हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैं 30-40 साल पीछे पहुंच चुका हूं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। और जो पहले मुझे उस जमाने में डर लगता था यहाँ आते हुए, आज भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि होता है ना कि चाहे पिताजी हमारे कितने भी बूढ़े हो गए जी, लेकिन उनके सामने जाते हुए वही अंदर भावना रहती है जो उस वक्त थी जब छोटे थे। तो आज भी वही भावना है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जाते वक्त अपने श्रोताओं को जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं सबको नमस्कार कहता हूं और जय हिंद। सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप रंगमंच और फिल्म अभिनेता सत्यन कप्पू से यूनुस खान की बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर का था। प्रस्तुति सहयोग दिया उषा मेहता और रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।